नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार पुनः स्वागत है हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत, जिसमें हम यूपी पीसीएस से संबंधित या यूपीएससी किसी भी मतलब स्टेट पीसीएस का जो मेंस का जो जीएस पेपर 2 है, उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं कि राज्यपाल संघ एवं राज्यों के मध्य सेतु की भांति कार्य करता है। कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करिए। तो ये आज का हमारा प्रश्न। आइए देखते हैं कि इसमें कैसे करना है। देखिए, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो हम ये टेस्ट चला रहे हैं, ये जो सीरीज चला रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, इसके माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोगों के अंदर जो मुख्य परीक्षा को लेकर के एक भय है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, तो उस भय को समाप्त करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और यहाँ हम आपको बताएंगे कि देखिए आंसर को लिखना कैसे, उत्तर को लिखना कैसे। क्योंकि देखिए, अगर आप प्रीलिम्स पास करके आ रहे हैं तो आपकी जानकारी ठीक है, आप चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ें निकल करके आपकी कॉपी पे आ नहीं रही हैं। तो स्टार्टिंग में तो कुछ दिन समस्याएं आती हैं मेंस आंसर राइटिंग में। हो सकता है कि जब आप पहला आंसर लिखें तो आप बहुत समय दे दें, आपको लगे कि इतना समय हम दे रहे हैं, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेकिन वो प्रैक्टिस से होगा। यदि आप निरंतर प्रयास करेंगे, आप 100 प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद देखिए आप जो रिदम में आएंगे और आपको फिर आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको एक प्रक्रिया पता चल जाएगा। और जिस दिन आप 1000 प्रश्न की प्रैक्टिस कर लिए, आप उस दिन मुख्य परीक्षा पास कर लिए। अब वो 1000 प्रश्न की प्रैक्टिस ऐसे नहीं है कि आप बस लिखते रहिए, उसका मूल्यांकन हो, उसमें जो कमी हो, जो गलतियां हो, वो बताई जाएं किसी शिक्षक द्वारा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो इस सीरीज का भी हमारा उद्देश्य यही है। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका दीजिए आप कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली एवं प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य में राज्यपालिका का गठन संघीय कार्यपालिका की तर्ज पर किया गया है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल के पद से संबंधित जो है वो प्रावधान है। मतलब आप जो है एक तरीके से जो भारत का संघीय ढांचा है, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर राज्यपाल उस संघीय व्यवस्था में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और उसकी जो उसके जो कार्य को लेकर के, उसके जो गठन को लेकर के, उसके जो अधिकार को लेकर के जो विवरण है, वो आप बता रहे हैं कि अनुच्छेद 153 से 162 तक इसके पद से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सी जानकारियां जो है वो दी गई हैं। तो आप इसकी चर्चा कर दीजिए। फिर वर्तमान समय में राज्यपाल का पद भारतीय संघीय ढांचे में सर्वाधिक विवादास्पद बनता जा रहा है। विद्वानों का एक मत जहां इसे संघ राज्य के मध्य सेतु, तो दूसरा मत इसे केंद्र के हथियार के रूप में बता रहा है। इस समय आप राज्यपालों को लेकर के देख रहे होंगे कि चर्चा बहुत गर्म रहती है। और अभी हाल ही में तो आप इधर अगर रिसेंटली न्यूज़पेपर देख रहे होंगे तो बंगाल के राज्यपाल जो बोस महोदय हैं, सीवी आनंद बोस करके नाम है वो, और वहाँ की जो राज्य सरकार है, तृणमूल की सरकार है ममता दीदी की, तो उसके बीच बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति है। टकराव की स्थिति यहाँ तक आ गई है कि राज्यपाल जो है वो विधायकों का शपथ नहीं दिला रहे हैं, और वो उनका कहना है कि आप सॉरी राजभवन में आके शपथ लीजिए, और वो सब अड़े हुए हैं कि नहीं हम विधानसभा में शपथ लेंगे। हालांकि ये सारे जो विवाद हैं वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। और जब ये राजनीति तब ज़्यादा शुरू हो जाती है कि जब सेंट्रल में एक पार्टी की सरकार हो और स्टेट में जो है वो अपोजिट पार्टी की सरकार हो। और आप देख रहे होंगे इसी तरीके से आप दिल्ली की स्थिति देख लीजिए। यहाँ के भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो भी दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर के एक तरीके से चरस बोए रहते हैं, मतलब हाई लेवल पे परेशान किए रहते हैं। और फिर आप अगर देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले जब उद्धव जी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो उस समय के जो गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी थे, उत्तराखंड के पूर्व सीएम, तो उनकी भी भूमिका बहुत संदेहास्पद होती थी। फिर साउथ में आप देखेंगे जो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वहाँ भी ये समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है, और ये प्रश्न भी इसी पे है कि राज्यपाल क्या एक सेतु की तरह है
कि इस समय जो है एक तरीके से ये विखंडनवादी राजनीति कर रहे हैं, तो हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, अगर जो लोग इसे सेतु के तहत मानते हैं कि जो राज्यपाल है वो केंद्र और राज्य के मध्य सेतु का काम कर रहे हैं, तो उनका जो मत देखते हैं वो क्या कहते हैं। चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अतः वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कार्य करता है। पहला पॉइंट, पहला तर्क इनका ये है। फिर राज्यपाल संघ से राज्य की ओर तथा राज्य से संघ की ओर किसी महत्वपूर्ण संदेश निर्देश के स्थानांतरण में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब अगर राज्यपाल की जो भूमिका है कि राज्य अगर सेंट्रल से कुछ कहलवाना चाह रहा है और सेंट्रल अगर राज्य से कुछ कहलवाना चाह रहा है, तो उसके बीच एक जो कड़ी है वो कौन है, वो गवर्नर मतलब राज्यपाल ही है। फिर राज्यपाल सेतु के रूप में भूमिका निभाते हुए किसी महत्वपूर्ण विधेयक को स्वीकृत हेतु राष्ट्रपति को भी जो है वो प्रेषित कर सकता है। और आप लोगों का ये होमवर्क है कि ये जो बात कही गई है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है किसी विधेयक को भेज सकता है, वो किस आर्टिकल के तहत कही गई है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आप लोग के प्रीलिम्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब किसी राज्य में शासन संचालन सुदृढ़ व संवैधानिक तरीके से न चल पा रहा हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करके संघीय व्यवस्था के हितों की रक्षा करता है। भाई संघीय व्यवस्था क्या है कि भाई राज्य जो है वो मनमानी तरीके से काम ना कर सके, राज्यों का शासन प्रशासन जो है वो सुचारू रूप से चले, और राज्य कुछ ऐसी गतिविधि ना करे कि जो मतलब एक तरीके से भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ हो। और अगर सरकार की स्थिति है, यदि सरकार वहाँ अल्पमत में है या अगर नहीं बन रही है, तो राष्ट्रपति शासन की भी अनुशंसा कर सकता है। या अगर सरकार काम भी कर रही है लेकिन वो संघीय ढांचे को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक द्वारा जो है वो संघीय ढांचे के तहत जो है राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। तो ये सारी चीजें व्यवहारते तो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, और यदि इस स्तर पे राज्यपाल करे तो सही भी है, क्योंकि भाई भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब यहाँ के राज्य जो है वो स्वायत्त नहीं है, वो एक तरीके से केंद्र सरकार से एकदम बंधे हुए हैं, इनको अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे अमेरिका के संविधान में राज्यों को जो स्वायत्ता प्रदान की गई है, वहाँ ऐसा नहीं है। और इसके पीछे का कारण भी है, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए 200 साल की औपनिवेशिक गुलामी के बाद जब हम आज़ाद हुए, तो हमको भारत, वर्तमान में जो हमको भारत मिला है वो ऐसा भारत हमको नहीं मिला था। भारत हमको 550 से ज़्यादा टुकड़ों में मिला था, और उसको यूनाइट करने के लिए हमको अपने संघीय ढांचे को मजबूत करने का मतलब एक प्रयास करना था, और उसी प्रयास के तहत ये गवर्नर की भी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण बनाई गई और उसको बहुत सी शक्तियां भी दी गई। तो ये सारी चीजें आप बता रहे हैं। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी जानते होंगे कि आप लोग की परीक्षाएं चूंकि बहुत लेट हो चुकी हैं, अब तो डेट आ गई है, परीक्षा जो है 27 अक्टूबर को है, फिर 22 दिसंबर को भी आप लोगों का आरोह है। तो अभी जो कुछ समय बचा है उसके लिए आप मुख्य परीक्षा पे फोकस्ड हो जाइए, कुछ पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद यदि आप ये सोच रहे होंगे कि हम मुख्य परीक्षा पढ़ लेंगे, तो आप रणनीतिक दृष्टि से गलती कर रहे हैं, क्योंकि पीटी के बाद आपके पास समय ही कितना बचने वाला है। आप बताइए कि जीएस के 6 पेपर, ऐसे सामान्य हिंदी कितना आप तैयार कर पाएंगे? और ये कहीं न कहीं वही होगा कि आप पीटी तो पास कर जाएंगे लेकिन मुख्य परीक्षा जो है वो फेल कर जाएंगे। और मुख्य परीक्षा पास करने की पूर्व शर्त यही होती है कि प्रीलिम्स के पहले आप अपने मुख्य परीक्षा को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए, कि पीटी के बाद केवल आप रिवीजन मूड में रहिए। और जब आप रिवीजन मूड में रहेंगे तभी जो है आपको सही मायने में मुख्य परीक्षा पास भी होंगे। क्योंकि आपको जो मुख्य परीक्षा में फाइट करनी है, किन बच्चों से फाइट करनी है? सबसे पहले तो उन बच्चों से कि जो ऑलरेडी पीसीएस में सेलेक्ट है, नीचे रैंक है, उनको एसडीएम बनना है, डिप्टी एसपी बनना है, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर उन बच्चों से आपको फाइट करना है कि जो ऑलरेडी 3, 4, 5 इंटरव्यू दे के बैठे हैं, उनका भी एक लेवल है। फिर उन बच्चों से आपको संघर्ष करना है कि जो यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे मतलब एक तरीके से लेखन शैली उनकी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लिखते रहे हो, यूनिवर्सिटी के टॉपर्स से आपका सामना करना है। और आप अगर साधारण बैकग्राउंड से हैं
तो आप उन सब चुनौतियों से तभी पार पा सकते हैं कि जब आप निरंतर जो है आंसर राइटिंग करेंगे। देखिए वो सब चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे आप पार नहीं पा सकते, लेकिन जब तक आप एक रणनीति के तहत काम नहीं करेंगे तब तक तो नहीं पाएंगे। तो बहुत प्रयास करिए कि अभी जो है मेंस आंसर राइटिंग करिए। और हमारे संस्थान द्वारा भी जीएस पेपर 4, 5 और 6 ये सब बैच चल रहे हैं। और इसके माध्यम से हम इतना ही बताएंगे कि हम डेली जो है आपको अगर आप दोनों हमारा बैच ज्वाइन करते हैं, पेपर 5 पेपर 6 ये एक बैच है और पेपर 4 एक बैच है, दोनों अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली मंडे टू फ्राइडे 4 क्वेश्चन मिलेगा। और आपको इसी तरीके से पीडीएफ में अपने उत्तर को भेजना होगा। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, हम इसकी प्रॉपर वे में मार्किंग कर देंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताया जाएगा संस्थान के द्वारा। और उसके बाद जैसे ही आपका उत्तर आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, उसके बाद तुरंत आपको मॉडल आंसर भी जो है सेम डे ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मतलब अगर सप्ताह में आप इसे जुड़ते हैं तो 5 दिन में आप 5 और 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और सोचिए अगर 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते हैं तो एक महीने में करीब करीब 80 से 90 क्वेश्चन। और अगर 4-5 महीने ये रिदम में चलते हैं तो आप 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप फिर मुख्य परीक्षा, आपका रुक कहाँ रहा है, आप तो मुख्य परीक्षा पास कर रहे हैं फिर। तो आप इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। चलिए सूचना समाप्त हुई, अब आगे आइए। फिर चूंकि हम राज्यपाल पे थे और जो हमारा टॉपिक है कि राज्यपाल क्या एक सेतु की तरह है, तो सेतु वाले पक्ष को हमने बता दिया। अब कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये सेतु का काम कुछ नहीं करता है, ये केवल डिस्टर्ब करने का काम करता है। तो उसके पक्ष में क्या प्रमाण दे रहे हैं, आइए देखते हैं। कि राज्यपाल का बिना किसी तार्किक आधार के राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.आर. बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में राज्यपाल पर अंकुश लगाना पड़ा। मतलब इस समय एक बड़ी समस्या राज्यपालों की क्या है कि वो एक तरीके से समानांतर सरकार चलाने की प्रयास करते हैं, और ऐसी कड़ी में क्या होता है कि राज्य सरकारों से टकराहट की स्थिति में बन जाती है, और बिना किसी ठोस आधार के वो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर देते हैं। और इसी के तहत आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को डांटा भी, हिदायत भी दी। किस केस में, तो एस.आर. बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जो वाद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खिंचाई की थी गवर्नर महोदय की कि आप लोग जो है एक चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, समानांतर सरकार चलाने का प्रयास करते हैं, जो नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। ये आप बता दीजिए। फिर राज्यपालों द्वारा केंद्र सरकार के एजेंडे के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित बिल को जानबूझकर देरी से पारित करना या पुनर्विचार हेतु भेज देना, जैसे दिल्ली की सरकार एवं वहां के राज्यपाल के बीच टकराव का एक अहम कारण यही है। भाई आप देख ही रहे होंगे, इसके पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी जगदीप धनखड़ जी हैं, ये ममता दीदी की सरकार में कितना चरस बोए थे बंगाल में। मतलब ये कहीं न कहीं अपने राजनीतिक आकाओं को लोग खुश करने के लिए, मतलब एक चुनी हुई सरकार से सीधे सीधे मतलब दुश्मनी क्या करते हैं कि मतलब एक तरीके से परेशान करने का रास्ता अख्तियार करते हैं। और इसमें कुछ कमियां राज्य सरकारों की भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो एकदम दूध के धुले होते हैं, उनसे भी कमियां होती हैं। लेकिन फिर भी अगर राज्य सरकार कुछ गलती कर रही है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है। आप कौन होते हैं समानांतर सरकार चलाने वाले, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि राज्यपाल जो है चुनी हुई सरकार के तहत ही काम करेंगे जब तक वो बहुमत में है। तो यदि वो बहुमत में है, अब दिल्ली की जो सरकार है, ममता दीदी की जो सरकार है, वो तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। और यहाँ भी यदि आप परेशान कर रहे हैं, यदि चुनी हुई सरकार की चीज़ों को आप सही से लागू नहीं होने दे रहे हैं, तो ये आपकी मंशा को बताता है कि आपकी मंशा किस तरीके से इसके विपरीत है। फिर स्थिति तब और खराब हो जाती है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं। ऐसी स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने राज्यपाल पर शासकीय जानकारी लीक करने के भी आरोप लगते हैं। मतलब वही जो मैंने कहा कि यदि भाई केंद्र में अगर सपोज करिए बीजेपी की सरकार है यहाँ, और स्टेट में अगर देखा जाए ममता की सरकार या केजरीवाल जी की सरकार, या फिर पंजाब में जो है, या फिर तमिलनाडु का उदाहरण ले लीजिए, कुछ दिन पहले जब उद्धव जी की सरकार थी तो महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए। तो वो सब जो समस्याएं थी, और उस समय राज्यपालों पर एक आरोप ये भी लगाया जाता था कि ये जो राज्य की जो गोपनीय फाइलें होती हैं
उसको ये लोग लीक करा देते हैं। तो ये सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। तो आप इसका भी उदाहरण दें विपक्ष में। फिर कई बार आम चुनावों के बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में यह देखा गया है कि राज्यपाल अपने राजनैतिक पूर्वाग्रह के कारण एक दल के प्रति अधिक सक्रियता दिखाता है। तो मतलब अगर त्रिशंकु की स्थिति बन गई, यदि भाई किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई, तो राज्यपाल की मजबूरी है कि वो उस पार्टी के जो नेता हैं उनको इनवाइट करेगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन समस्या तब गंभीर हो जाती है जब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आ जाए। तो होता क्या है कि राज्यपाल आउट ऑफ बॉक्स जा करके जिसके प्रति एक अपनी निष्ठा रखता है, सहानुभूति रखता है, उसको इनवाइट कर लेता है सरकार बनाने के लिए। तो ये सारी ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ भी है। फिर हाल के वर्षों में राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव की घटनाओं में और भी बढ़ोतरी हुई है। जैसे दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में स्थिति में इतनी खराब हो गई है कि न्यायपालिका तक को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। वही मैंने बताया कि भाई स्थिति तो वाकई में खराब है। और अभी हालिया उदाहरण आप जो है वो बंगाल का देख सकते हैं कि जो गवर्नर थे वो राज भवन में शपथ ग्रहण कराने के लिए विधायकों का वो उस पर रिजिड थे, और सरकार जो है वो विधानसभा में चाहती थी। अंततः उसमें भी कुछ बीच का रास्ता निकला नहीं, और विधानसभा जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा जो है विधानसभा में राज्यपाल का जो है सारी विधायकों को शपथ ग्रहण कराया गया। अब ये कितना संवैधानिक असंवैधानिक है ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो है एक तरीके से संविधान की जो मूल आत्मा है और जो राज्यपाल के कर्तव्य है उसके विपरीत जाता ये चीज दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि आखिर राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्पक्षतापूर्ण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भाई अगर देखा जाए तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसको तमाम विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिंबॉलिक प्रधान होता है तो उसको वैसे प्रोटोकॉल भी मिलते हैं, और तमाम राज्य सरकारें जो है सुख सुविधाएं भी देती हैं। उसके बाद भी राज्यपाल जो है इतना टकराव की स्थिति में क्यों रहता है, भाई वो क्यों निष्पक्ष नहीं रह पा रहा है। अब थोड़ा सा आप इस पर भी विचार करें और इसको थोड़ा बताइए कि राज्यपालों को पुनः नियुक्ति का अवसर प्राप्त है, अतः वे केंद्र सरकार के प्रति झुकाव रखते हैं। देखिए राज्यपालों को क्या है कि भाई अगर उनका कार्यकाल वैसे देखा जाए तो 5 साल का होता है, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है, उसको घटाया मतलब उसके पहले भी उनको उसका ट्रांसफर किया जा सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है। तो या उनकी 5 साल के बाद पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। तो राज्यपालों में ये एक मतलब पूर्वाग्रह रहता है कि अगर हम जो है राज्य के अनुसार जो है वो काम करेंगे तो उसका हमको पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार कैसे मिलेगा कि भाई हम पुनः जो है राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, या हम बहुत ज़्यादा जो है राज्य के अनुसार सारी अपने राजनीतिक आकाओं के अनुसार काम कर दें तो फिर हमारा प्रमोशन हो सकता है, हम डायरेक्ट राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे आप जगदीप धनखड़ का केस देख लीजिए कि जगदीप धनखड़ जो है बंगाल में जब गवर्नर थे तो ये आए दिन मतलब इन लोगों के ममता दीदी और धनखड़ महोदय के टकराव की स्थिति आपको डेली देखने को मिलती थी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में। लेकिन जब स्थिति हुई बदली और इनको राष्ट्रपति बना दिया गया तो यही निष्ठा काम करती है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति हेतु कोई विशेष अर्हता नहीं है। वर्तमान सरकार अपने पार्टी के पुराने या वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इस पद पर नियुक्त कर देती है। अब सोचिए कि भाई इसमें तो ऐसा है नहीं कि हम जो है निष्पक्ष और साफ सुथरे लोगों को लाएंगे और ऐसे लोगों को लाएंगे जो किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित ना हो। अब कोई व्यक्ति अगर सपोज करिए भाजपा का ही है और वो उसका जीवन भाजपा में गुजरा है, तो भाजपा के बियॉन्ड जा करके या निष्पक्ष तरीके से उसमें डिसीजन मेकिंग की क्षमता ही नहीं होगी सही मायने में। वो कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेगा और अपने पार्टी को लाभ पहुंचाने का प्रयास वो भरसक करेगा। तो वही चीजें हैं कि भाई अगर पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता अगर राज्यपाल गवर्नर बन के स्टेट में बैठे हुए हैं तो अपने ही पार्टी के हित के एजेंडे को जो है वो चलाएंगे। फिर राज्यपालों के पास व्यापक विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं, और यही विवेकाधीन शक्तियां जो हैं वो चुनी हुई सरकारों को बहुत तंग करती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप इसकी चर्चा कर दीजिए, और फिर जो है एक छोटा सा जो है आप जो है निष्कर्ष दीजिए कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्यपाल पद के सृजन को लेकर संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी उसका यथोचित पालन नहीं हो पाया है।
भाई हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे कि जो राज्यपाल हो वो केंद्र सरकार के एक ऐसे एजेंट के रूप में रहे जो संघीय ढांचे के अनुरूप काम करे। मतलब राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक सेतु का काम करे, और जिससे मतलब कोई टकराहट उत्पन्न ना हो। यदि टकराहट की भी स्थिति आए तो वो वाद विवाद को मतलब बातचीत के माध्यम से उसका समाधान कर सके। तो ये तो हमारे जो नीति नियंता थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, तो उनकी ये मंशा थी, लेकिन उसका यथोचित पालन नहीं हो पाया है। आप तमाम उदाहरणों से देख ही रहे हैं, पीछे की घटनाओं का उदाहरण देके मैंने बताया ही है। इस संदर्भ में पुंछी आयोग की अनुशंसा को लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसके कार्यकाल को 5 वर्षों तक निश्चित किया जाए, जिससे वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से काम कर सके। मतलब जो पुंछी आयोग है उन्होंने कई अनुशंसाएं दी हैं, तो उन अनुशंसाओं को लागू करने की जरूरत है, जिसमें एक ये भी है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो मतलब 5 वर्ष तक मतलब उसको फिक्स किया जाए कि मतलब उस ड्यूरेशन में उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता, उनको हटाया नहीं जा सकता है, ताकि वो कम से कम एटलीस्ट 5 साल तक जो है वो किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के काम कर सकें। तो आप निष्कर्ष में इस तरीके से दे दीजिए। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। मुझे बहुत विश्वास है कि इसके माध्यम से हम आपको कुछ सिखा पाए होंगे कि भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे देखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है। और सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप आंसर राइटिंग करिए तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यदि आप प्रश्न बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो विश्वास करिए कि प्रश्न में जो भी डायमेंशंस हैं, अगर उसमें से कोई एक डायमेंशंस आपका छूट रहा है तो आपका वो अंक प्रभावित कर देगा। तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और इस प्रश्न के माध्यम से मैंने यही बताया है कि देखिए, जितने भी डायमेंशंस थे मैंने उसको कवर करने का प्रयास किया है, और आपको भी अपने मुख्य परीक्षा में इसी तरीके से काम करना है। लास्ट में ये हमारे समृद्धि IAS का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा से बहुत सी जानकारियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि IAS का, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संदीप मिश्रा ऑफिशियली हमारा सेकंड चैनल है। यदि आप लोगों ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम यहाँ भी इसी तरीके से मतलब मेंस आंसर राइटिंग सीरीज या और भी बहुत सी जानकारियाँ समय समय पर लेकर के आते रहते हैं। और सबसे लास्ट में 7303307507 ये हमारे ऑफिस का नंबर है। आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या कोई भी जानकारी हो आपके परीक्षा से संबंधित, उसके लिए आप कॉल करिए, ऑफिस के लोग उसका समाधान करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आप।